देश में बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार बनी हुई है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के एनडी गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, महंगाई की जब भी बात आती है तो अब विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार है और खासतौर से आप लोग पेट्रोल में बढ़ी कीमतों को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष के निशाने पे नहीं है। अगर सच्चाई देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान की जनता के निशाने पे इस समय क्या क्या वायदे आज जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने 2014 में किए थे, विशेषकर इस तेल के लिए। उस समय डॉलर जो है 100 से ऊपर था बैरल, डॉलर पर 100 पर बैरल। और उस समय इन्होंने कहा था कि जो सरकार टैक्स वगैरह ले रही है और मैं 34 रुपये कर दूंगा उस रेट से। उसके बाद इंटरनेशनल बाज़ार में तेल के दाम जो है $30 से भी कम हो गए, लेकिन प्राइस बढ़ती चली गई। उस टाइम जो है 64 रुपये 65 रुपये था और आज जो है 100 रुपये टच कर गया, सेंचुरी बन गई है तेल की। और तेल से अगर आप देखा जाए महंगाई और महंगाई की दरें तय होती हैं। जैसे जैसे मैं तो बचपन से देख रहा हूँ हिंदुस्तान में, जब भी तेल बढ़ता है हर एक चीज़ के दाम बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ी। उसके बाद उसको कैरी करने के लिए हर एक चीज़ के दाम को 3 व्हीलर वाला अपने दाम बढ़ा देगा, टैक्सी वाला अपने दाम बढ़ा देगा, हवाई जहाज़ के किराए बढ़ जाएंगे, रेल भी डीजल से चलती है, उसके उसके किराए रिवाइज हो जाते हैं। और तो और जो गली मोहल्ले में और जो छोटे छोटे मतलब जो है डेली लेबर है सब और हर एक चीज़ के दाम बढ़ते चले जाते हैं। तो महंगाई तो इस टाइम जो है आकाश छू रही है महंगाई का। तो और ये रोकने का इनके पास कोई प्रयास भी नहीं कर रहे, कोई कदम भी नहीं उठा रहे। अगर इनको याद दिलाया जाए सब चीज़ें, आप ये देखिए क्रूड की कीमत जो है आज जो है 32 रुपये पड़ती है पर लीटर, जबकि एक्साइज ड्यूटी है 32 से बढ़ के 33 से 34 रुपये ले रहे हैं। उसके पीछे फिर जो राज्य है सरकार, राज्य की सरकारें वो अलग से वैट ले रही हैं। तो इस प्रकार से जोड़ फिर कमीशन लगता है। तर्क है सरकार का। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं, जो अभी किसी को नहीं पता है। जितनी तेल कंपनियां हैं खूब मुनाफा कमा रही हैं, उनकी बैलेंस शीटें देखें, वो सरकार को और भी दे रही हैं रुपया। सरकार को उस पर टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स दे रही है, सरकार को डिविडेंड दे रही हैं, सरकार को डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे रही है। खाली एक ड्यूटी नहीं है, ये सब चीज़ें क्यों दी जा रही हैं? और एक तरफ जनता जो है त्राही त्राही कर रही है। कैसे त्राही कर रही है? क्योंकि ये क्यों नहीं सुन रही है? अहंकारी सरकार है जो आज केंद्र में सरकार है, बहुत ही अहंकार में बैठी हुई है। आप ये देखिए, कोई बात ये सुनने के लिए तैयार नहीं। इनको कहा जाए इन्होंने, आप ओजीसी है जो कि तेल निकालती, तेल के कुएँ हैं, इनके अगर आप बैलेंस शीट उठाओ 3 साल पहले की, तो 11 मतलब जो है लाख करोड़ रुपए इनका उसमें लगा हुआ था रिजर्व से। उसको इन्होंने 5 या 6 लाख करोड़ रुपए वहाँ से निकाल के तेल कंपनियों को शेयर खरीदवा दिए दूसरी कंपनी को। तो वहाँ पे जो उनके तेल के कुएं काम करने का था वो जो है 6 लाख करोड़ रुपए रह गया। अब उससे क्या हुआ? जब इन्होंने 2014 में सत्ता संभाली तो उस सत्ता के टाइम पे 82% जो है इम्पोर्ट था क्रूड का। और इन्होंने कहा कि हम क्रूड का इंपोर्ट बड़ा कम करेंगे, क्योंकि हम जो है ओएनजीसी का जो है अपने कुएँ ज़्यादा ज़्यादा बनाएंगे और अपना तेल निकाल लेंगे। आज क्या है, 88% जो है हो गया इम्पोर्ट जो है। तो कीमतें इनको मतलब पता नहीं किस नशे में घूम रहे हैं। एक बात और भी है कि जो टैक्सेस जिनका आपने बात जिक्र किया, जो चाहे केंद्र सरकार लगे या राज्य सरकारें लगे, आपको नहीं लगता कि उस पर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं तो वो भी बढ़ रही है और वैट भी बढ़ रहा है। देखिए, एक्साइज ड्यूटी तो 13-14 बार बढ़ा चुके हैं 2014 के बाद। क्या जरूरत है सरकार को इतने रुपए की? इस टाइम कम से कम ये समझो एक्साइज ड्यूटी और सब मिला के 24 लाख करोड़ रुपए सरकार ले चुकी है। और फिर कहते हैं हमने किसानों को दे दिए। भाई, किसानों की जेब से या आम जनता की जेब से 10 रुपये निकाल के 1 रुपया दे दिया और वो कहते हैं सम्मान राशि दे दी। सम्मान, ये इस तरह सम्मान किया जाता है जनता का? जो भी देश में सत्ता में बैठे हुए हैं, जहाँ तक राज्यों की टैक्स की बात है, मैंने मुद्दा कई बार उठाया है कमेटी के प्लेटफार्म पे भी कि भाई राज्य, इन प्रधानमंत्री ने कहा है एक देश एक टैक्स, तो फिर दो दो टैक्स क्यों कर रखे हैं? जनता पे क्यों बोझ डाल रखा है? उसके ऊपर से आप ये समझिए एक्साइज के ऊपर से इन्होंने सेस भी लगा रखा, अगर आपको याद हो तो 3 टैक्स हो गए। फिर वो कहाँ फार्मूला रहा? एक
एक देश एक टैक्स का कहाँ फार्मूला रहा जो है, आप समझे ना। तो फिर जो तर्क दिया जाता है, ये केंद्र सरकार कहती है कि जो राज्य हैं, राज्य की अलग अलग सरकारें हैं, वो वैट कम क्यों नहीं कम करती। राज्य का भी बता देता हूँ मैं। देखिए राज्य के पास तो यही स्रोत है ना खर्चे का। इनके पास तो बहुत इनकम टैक्स भी आता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत आता है इनके पास, बहुत टैक्स के साधन इनके पास, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी आती है इनके पास। तो राज्यों के पास ले दे के कमाई का एक ही साधन है, और वो बड़ा साधन है, डेवलपमेंट वर्क भी उसी से होता है। दिल्ली जैसे राज्य की बात करें, जो कि पहले से ही यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो क्या साधन और भी कम हो जाते हैं यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी की भी देख लीजिए, दिल्ली से 1 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स जाता है, और उस 1 लाख करोड़ के मतलब जाके हमारे को 300 करोड़ रुपए मिलता है। जबकि अगर यही राज्यों में 1 लाख करोड़ रुपए आए, जो कि फार्मूला निर्धारित है, उसके अनुसार 40,000 करोड़ रुपए बनता है, दूसरी स्टेट्स में उसी फार्मूले से दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सोतेला बिहार है। फिर आप देखेंगे उसके बावजूद भी दिल्ली में किसी प्रकार का डेवलपमेंट वर्क रुक के नहीं दिया जा रहा। बिजली है, किसी टाइम जनरेटर घर घर में होते थे, अब देखने को नहीं मिलेंगे। फैक्ट्रियाँ बंद होगी दिल्ली के हिसाब से, तो 24 घंटे बिजली सस्ती, जीरो बिल जो है, 65% लोगों के जीरो बिल आ रहे हैं दिल्ली में। कहीं विश्व में ये उदाहरण मिलेगा आपको, या दिल्ली या हिंदुस्तान के किसी राज्य में मिलेगा। तो इतना करने के बाद भी, इतना सौतेला व्यवहार होने के बाद भी यहाँ के जो है मंत्री, अब आप देखिए, आप गुजरात की बात कर रहे हैं, इसको जो है वहाँ पे जो आज हमारा मतलब हमारा स्वागत हुआ है आज सूरत में, और तो कहीं न कहीं ये जो है आज जो है गुजरात की जनता देख रही है कि दिल्ली मॉडल आए, केजरीवाल जी यहाँ आए, वहाँ बिछाए खड़े, कितनी जोरों से आज स्वागत हुआ है उनका। क्योंकि राज्यसभा सांसद भी हैं, कमेटी में कई मेंबर्स भी हैं, क्या सरकार को आपकी तरफ से कोई सुझाव दिया गया कि किस तरीके से जो बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम हैं उन्हें कम किया जा सकता है। तो एक ही है, देखिए ये है, एक तो अपना अपना तेल ज़्यादा ज़्यादा निकालना, हमारे पास जब रिजर्वायर्स है, अपने पास रिजर्व्स है, तो वो जो रुपया डाइवर्ट क्यों करते हैं हमारी कंपनियों का। तेल कंपनी जो निकालने वाली हैं, उनका रुपया जो है दूसरे कामों में लगा देते हैं। आप कहते हैं उस कंपनी के शेयर खरीद लो, उस कंपनी के शेयर खरीद लो। भैया हमें सबसे पहले जैसे तेल की ज़रूरत है ना, तो हमारा इंपोर्ट कम हो, इंपोर्ट की कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो इस सुझाव दिए जाते हैं। सबसे बड़ा सुझाव तो ये है भाई, जब एक देश है एक टैक्स है, उसको क्यों नहीं करते हो आप, उसको करिए। आप जीएसटी में ले आइए, जो स्टेट का शेयर होगा स्टेट को मिल जाएगा, और एक्साइज ड्यूटी से पीछा छूट जाएगा। एक तरफ तो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो एलपीजी है उसके भी दामों में बढ़ोतरी हो रही है, और हम ये देख रहे हैं कि आए दिन कभी 25 रुपए, कभी 20 रुपए। एलपीजी का आज भी 25 रुपये बढ़ा है, पिछले 2 महीने में 200 रुपये बढ़ गया। आप ये देखिए ना, तो 200 रुपये बहुत बड़ी मार है यहाँ पे। और ज़्यादातर एलपीजी देखिए यहाँ पे, आप बताता हूँ, दिल्ली जैसे शहर में जो कि मेट्रोपोलिटन सिटी है, वहाँ तो गैस से पाइप मतलब मिलने लग गई है, तो उसकी कॉस्ट, हाँ हर जगह तो बहुत थोड़ी जगह है, तो उसमें तो वो भी पैसे वालों के धनाढ़ लोगों के लिए है, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में है, तो उनकी तो कॉस्ट कम आती है। गरीब आदमी तो जो मतलब जो है डेली कमाता है, डेली खाता है, वो कहाँ से इसको कॉस्ट करेगा। तो ये तो एक तरह से सरकार जो है पाप कर रही है, और इसको सरकार चाहे तो इसको बहुत जल्दी ठीक कर सकती है। और इसमें क्या है, आज जो है आपने देखा रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि स्टेट्स को और केंद्र को जल्दी साथ बैठ के कोऑर्डिनेटेड मैनर में इस प्रॉब्लम का समाधान करना चाहिए। समाधान कैसे होगा, आप इसको एक्साइज ड्यूटी हटा दीजिए, एक टैक्स में ले आइए, उसमें जो है जब जीएसटी में केंद्र को भी मिलेगा और राज्यों को भी मिलेगा, और दिल्ली और जनता के सिर से ये बोझ हटेगा। महंगाई से चलते हैं सर, आम आदमी पार्टी की तरफ जिस तरीके से पार्टी अब विस्तार कर रही है, सूरत के नतीजे हमारे सामने आए, गोवा में भी पार्टी काफी काम कर रही है, उत्तराखंड में खुद डिप्टी सीएम कई बार वहां पर चुनाव प्रचार करने जा चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं हाल ही में मिली सफलता को और देश में विस्तार। मैं बताता हूँ कि पूरे देश में एक विकल्प ढूंढ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। ये सबको पता लग गया, अहंकारी सरकार है, किसी किसान की नहीं सुनती, मजदूर की नहीं सुनती, जो सबसे ज़्यादा संख्या में आज कम से कम 70 करोड़ के किसान और मजदूर हैं, उनकी बात ये नहीं सुनते। सिर्फ ये पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई है। ये देखते हैं पूंजीपतियों को ज़्यादा ज़्यादा हिंदुस्तान का। आप ये देखिए, जो 1% लोगों को हिंदुस्तान के 73% वेल्थ उनको चली गई है।
तो आप क्या करो, 27% जो है बाकी 99% लोगों को है, तो किस प्रकार की ये व्यवस्था है। तो ये सरकार बिल्कुल अहंकार में डूबी हुई है और पूंजीपतियों के लिए कहती है हम पूंजीपतियों के लिए हैं, और लेकिन ऐसा नहीं है। क्रांति आती है, क्रांति फिर आएगी देश में, पहले भी आती रही है। ये हिंदुस्तान के लोग जो है मासूम हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। और कांग्रेस का विकल्प लोग मान रहे हैं आम आदमी पार्टी को? नहीं, कांग्रेस का क्यों विकल्प होगा, हम तो जनता पार्टी का विकल्प ना बीजेपी का विकल्प होंगे देश में। कांग्रेस से हमारा क्या कांग्रेस को तो कई बार लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। हम मुख्य विपक्षी दल जैसे सूरत के जो नतीजे आए उसमें तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला और मुख्य विपक्षी दल में आम आदमी पार्टी आ गई। ये है कि जनता जो है हमारे को बीजेपी का विकल्प देख रही है, कांग्रेस का विकल्प नहीं देख रही है, बीजेपी का विकल्प देख रही है। और मुझे पूरी उम्मीद आने वाले समय में हम गुजरात के सारे विधानसभा के इलेक्शन लड़ेंगे और कहीं न कहीं मिरेक्कल होगा जैसे दिल्ली में होता रहा है। राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता, जिन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में भी जनता आम आदमी पार्टी का साथ देती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।